नाज़रीन अस्सलाम वालेकुम, मैं हूं एजाज सैयद आसिफ बशीर चौधरी कैमरा। आज हम 3 अहम खबरों के ऊपर बात करेंगे। सबसे पहले हम बात करेंगे एक ऐसे चीते की जिसे पाकिस्तान से बेदखल कर दिया गया। फिर दूसरे नंबर पर हम बात करेंगे मियां नवाज शरीफ की वज़ीर आज़म ना बनने की, कि उन्होंने वज़ीर आज़म ना बनने का फ़ैसला क्यों किया, क्या वो सियासत से बेदखल हो रहे हैं। तीसरे नंबर पर हम बात करेंगे मौलाना फजलुर रहमान की एक सियासी चाल की, कि उन्होंने क्या बड़ी सियासी चाल की है। इन तीनों मौज़ूआत पर गुफ्तगू करने से पहले हम आपको बताएं कि हम आपकी राय को बड़ी अहमियत देते हैं और उसी की रोशनी में हम तीनों साथियों ने फैसला किया है कि ये प्रोग्राम हर रोज़ 2 जो है साथी किया करेंगे। कभी मैं हूँगा और आसिफ होंगे, कभी फ़खर होंगे, आसिफ या फ़खर और मैं। तो इस तरह से ये चलेगा, क्योंकि इनिशियली जब ये प्लान मैंने प्रोग्राम किया था टॉक शॉक बहुत पहले, तो उसका प्लान ही मेरे जहन में ये था कि हम 2 बंदे बात किया करेंगे। तो इसी सिलसिले को आगे बढ़ाएंगे आपकी बातों की रोशनी में, आपकी एडवाइस की रोशनी में। तो सबसे पहले हम बात करते हैं एक चीते की। आसिफ, बहुत शुक्रिया आपका। आसिफ, एक चीता है जिसकी खबर आपके पास है और उस चीते को बेदखल कर दिया गया है। क्या है हकीकत उस चीते की और कहाँ से पकड़ा गया चीता? कौन है वो चीता? देखें एजाज, चीता तो मार्गला हिल्स का था, लेकिन उसकी बड़ी रेलिवेंस है इस सारे सियासी सिनेरियो के साथ कि हम इस्लामाबाद की मार्बला हिल्स पर चीता जी था। एक चीता था। और ये चीता जो था ये बड़ा नायाब नस्ल का जो है अफ्रीकन चीता था। और ये जब पकड़ा गया तो ये ज़ख्मी था, शायद शिकारियों ने इसे ज़ख्म पहुंचाए थे, काफ़ी सारी इसकी ये मार्बला हड्डियां भी हिल से पकड़ा गया। जी। लेकिन आज सुबह जब मुझे सोर्स ने कॉल की और उन्होंने कहा जी कि हमने वो चीता जो है जनूबी अफ्रीका के हवाले कर दिया, तो ख़बर की डिटेल सुनने के बाद मेरे जहन में ना कुछ मुमासलतें आई पाकिस्तान के सियासी माहौल के साथ इसकी। नहीं, लेकिन आसिफ, मैं सियासी माहौल से हट के पहले चीते की पूरी बात बताएं। देखें, पहले बताएं कि ये चीता कब पकड़ा गया, किसने पकड़ा, और ये अफ्रीकन चीता था तो ये मार्बला हिल्स पे इस्लामाबाद में कैसे आ गया? देखें ये शायद यहाँ पे किसी ने छोड़ा होगा, कोई कई लोग शौकीन भी होते हैं जिन्होंने रखे होते हैं लोग। तो 17 माह पहले इस चीते को जो है ना पकड़ा गया था। अच्छा, और जी, पकड़ा वाइल्ड लाइफ वालों ने वाइल्ड था। लाइफ वालों ने। तो ये चल नहीं सकता था, इसके जख्मी था। और तो अभी कैसा है वैसे? अभी तो बहुत ज़बरदस्त है, और अगर आप फुटेज देख सकें तो उसमें आपको पता चलेगा जब इसे छोड़ा है तो कितना सेहतमंद है। अच्छा, तो खैर ये जो चीता था ना, इसका नाम बाऊजी रख दिया गया था। बहू जी रखती है? हाँ, नहीं, ये तो आप मजाक कर रहे नहीं हैं। मैं हकीकत बता रहा हूँ, मैं आपको हार्ड फैक्ट्स बता रहा अच्छा, हूँ। इसका नाम वाइल्ड लाइफ ने जब बाऊजी रखा तो उनके जहन में कतन कोई दूसरे बाऊजी नहीं थे। उनके जहन में इंतखाबी नताइज जी, नहीं और थे। ये खबर मैंने जियो न्यूज़ पे क्योंकि फाइल की है तो एग्जैक्टली इसी तरह बताइए कि इसका ये नाम रखा गया था वाइल्ड लाइफ की तरफ से। और अब हमने क्योंकि सेहतमंद हो गया था, 17 महीने में इसका वज़न भी 70 किलो से ऊपर हो गया था और बड़ा फिट था। तो जब ये मुकम्मल फिट हो गया है तो अब हमने इसको जनूबी अफ्रीका में उन जंगलों में भेज दिया है जहाँ पे ये पाया जाता है, और वहाँ पे इसको एक जोड़ा इसका बनाया गया है। और हमारी वो फुटेज में आप देख भी सकते हैं जब इसे छोड़ा गया। तो एक तो ये खबर ये थी जनूबी कि अफ्रीका पहुंच गया? जी पहुंच गया है, और वहाँ से इसको अभी आज ही ये वहाँ से उसकी फुटेज आई है वहाँ पहुँचाने की। तो इसे पाकिस्तान से जब भेजा गया है तो ये मुमासलत कुछ ऐसी हुई कि हमारे चीते के निशान वाले जो सबसे बड़े रिंग के हमारे खिलाड़ी हैं मियां नवाज शरीफ साहब, उन्होंने जब अनाउंस किया कि वो उम्मीदवार नहीं हैं प्रीमियरशिप के, तो ये भी एक बड़ा शॉकिंग था। और आज जब मुझे ये खबर पता चली तो मैं सोच रहा था कि इसके अंदर भी कुछ मुमासलतें जो हैं वो पाई जाती अच्छा हैं। आसिफ, इन मुमासलत के ऊपर तो हम बात करेंगे, लेकिन एक बात जो है ना वो बड़ी ज़रूरी है, वो है वाइल्ड लाइफ की, जो हम आम तौर पे मेन स्ट्रीम मीडिया पे बात नहीं करते, टीवी चैनल्स के ऊपर भी ये बात नहीं होती। वाइल्ड लाइफ के ऊपर हम तवज्जो नहीं देते। यानी कि ये जो जंगली जानवर हैं इनका तहफ़्फ़ुज़ के लिए हमारी एक तो पब्लिक अवेयरनेस नहीं है, पब्लिक अवेयरनेस की बड़ी ज़रूरत है। और दूसरी बात यह है, पब्लिक अवेयरनेस के साथ साथ हमारे जो वाइल्ड लाइफ के इदारे हैं वो भी ज़्यादा कोई इसके ऊपर तवज्जो नहीं देते, क्योंकि उनके ऊपर ख़ुद भी गवर्नमेंट तवज्जो नहीं देती। उनकी पर्क्स, प्रिविलेजेस और उनको जो जदीद ट्रेनिंग है उसके वाले से भी। तो मेरा ये ख्याल है कि ये जो चीते की खबर दी आपने, बहुत, मैं तो समझता हूँ कि बड़ी बड़ी खबर है ये। एजाज, इसकी एक और भी रेलिवेंस है। ये चीता जब ज़ख्मी हालत में पकड़ा गया था तो उस वक्त मियां नवाज शरीफ एग्जाइल में थे। ठीक है। तो उस वक्त भी ये खबर मैंने ही फाइल की थी और इसकी अच्छा, फुटेज भी मेरे पास आई थी। अच्छा, तो ये बेसिकली इसको जो है ना आज़ाद कश्मीर के किसी इलाके से लाया गया था यहाँ पे। अच्छा। और तो मियाँ साहब ने ना लंदन से बयान जारी किया था कि इसकी प्रॉपर देखभाल होनी चाहिए
और इसको रिहेबिलिटेशन सेंटर में डाला जाए, और हमारे पास यहाँ पे मार्गला हिल्स में एक रिहैब सेंटर भी है। अच्छा। तो वहाँ पे फिर इसे रिहैब किया गया, इसके ज़ख़म ठीक हुए, इसकी जो हड्डियाँ टूटी थी वो जुड़ी, फिर इसकी काफ़ी इसकी जो है वो ट्रीटमेंट हुई। तो तो ओरिजिनली आज़ाद कश्मीर से पकड़ा गया था? नहीं, बेसिकली तो ये वाला चीता तो पाकिस्तान में पाया ही नहीं जाता ना। अच्छा, हमारे अच्छा। यहाँ जो बर्फानी चीते हैं वो वाइट कलर के होते हैं और उनके ऊपर ब्लैक धारियाँ होती हैं, कैट की नस्ल के, वो तेंदुए हैं डिफरेंट नस्ल ठीक के। है। ये क्योंकि वो ब्राउन है और ब्लैक धारियाँ हैं, तो ये अफ्रीका का चीता है, और ये वहाँ से किसी ने लाया होगा, रखा होगा या वहाँ छोड़ा होगा, लेकिन जब शिकारियों ने इसका शिकार करने की कोशिश की तो ये ज़ख्मी हो गया था और उसी हालत में मिला था हमें। अच्छा, अब बात करते हैं नवाज शरीफ साहब की। जी। क्या नवाज शरीफ साहब, आप क्या कहते हैं कि सियासत से बेदखल हो गए हैं, कि उन्होंने वज़ीर आज़म नहीं बने जा रहे हैं? देखें, आज मरीम नवाज़ ने काफ़ी वजाहत दी है कि मियाँ साहब सियासत से आउट नहीं हुए और वो सरपरस्ती करेंगे, ये वो। लेकिन एक जो हार्ड फैक्ट है वो ये है कि जो जो अमली सियासत है उससे मियाँ नवाज शरीफ आउट हो गए हैं, क्योंकि देखें उनकी एज आप देखें, और फिर ये मुझे नहीं लगता कि इसके बाद कोई ऐसा मौका आना है कि जिसमें वो कहें कि अब मैं वज़ीर आज़म बनूंगा। और मेरा नहीं ख्याल कि ख़ुद मियाँ नवाज शरीफ जो हैं वो किसी प्लान के तहत वज़ीर आज़म नहीं बने। मुस्लिम लीग नून का तो नारा ये था कि पाकिस्तान को नवाज दो, और फिर आपने वो ऐड भी देखा होगा कि नवाज शरीफ वज़ीर आज़म मुंतखब हो गए। ये सारा कुछ था। मियाँ साहब जिस तरह से आए, जिस तरह से उनके मुकदमात, वो सच्चे थे झूठे थे मुकदमात, वो जिस तरीके से ख़त्म हुए, जिस तरह से नाअहलियत ख़त्म हुई, उनके प्रीमियरशिप के रास्ते में जो रुकावटें थी वो दूर हुई, तो वो इसी चीज़ का इंडिकेटर थी कि मियाँ साहब खुद लीड करेंगे। लेकिन पार्टी में जिस तरीके से इलेक्शन में जिस तरीके से मुस्लिम लीग नून का जो प्रो डेमोक्रेसी विंग था, जिस तरीके से वो आउट हुआ, और उसके बाद फिर मियाँ नवाज शरीफ जो कि सियासी रिंग के सबसे मंजे हुए खिलाड़ी थे, सबसे पुराने खिलाड़ी थे, वो जिस तरीके से आउट हुए हैं वो बड़ा ही अजीब है। अजीब मैं इस तरीके से कहूँगा कि मियाँ नवाज शरीफ का जो सियासी कैरियर है वो देखें ना, आप कहते हैं ना कि अगर स्टोरी का एंड अच्छा हो जाए तो पूरी स्टोरी अच्छी होती है, लेकिन एक ट्रेजिक सीन हम इस तरह से देख रहे हैं कि मियाँ साहब प्रीमियरशिप के उस सिंहासन के ऊपर नहीं बैठ रहे, और एक ऐसी उनकी पार्टी की पोजीशन आई थी इलेक्शन के नताइज के मुताबिक, जिसमें अगर वो शायद वज़ीर आज़म होते तो वो अपने हाथ और पैर बंधे हुए महसूस करते, जिसमें उनकी सबसे बड़ी तादी जमात कहती है कि हम आपको वज़ीर आज़म के लिए वोट तो दे देंगे, लेकिन हम आपके साथ नहीं बैठेंगे। तो ये इम्कान बहरहाल मौजूद रहना था कि किसी दिन भी वो अपोजिशन कह सकती थी कि एतमाद का वोट लें। आसिफ, इस पे मैं सिर्फ 2 लाइनें दे के बात ख़त्म करूँगा, क्योंकि बड़ी बात हो चुकी है इस पे। एक लाइन मेरी ये है कि जो मियाँ नवाज शरीफ है, अब उनकी जो तवज्जो है वो सिर्फ इस बात के ऊपर ज़्यादा मरकूज़ करेगी कि उनकी जो बेटी है मरीम नवाज़, वो कामयाब चीफ मिनिस्टर पंजाब बने और बाद में वो पार्टी को लीड करें, तो उनके पास एक मॉडल हो, नंबर 1। नंबर 2, मेरे ख्याल में मियाँ नवाज शरीफ साहब अब सियासत में सामने आके रोल नहीं प्ले करेंगे, वो पीछे बैठ के रोल प्ले करेंगे। और मेरे ख्याल में मियाँ नवाज शरीफ साहब का जो मर्जी नून लीग कहती रहे कि वो सियासत से बेदखल नहीं हुए, वो ज़्यादा सियासतदान कभी मरता नहीं है, जैसा साफ़ी कभी ख़त्म नहीं होता, आखिरी वक्त तक साफ़ी रहता है, कोई ना कोई उसमें रहती है। तो मियाँ साहब सियासत में अपनी राय, रहबरी या गाइडेंस तो देते रहेंगे, लेकिन एक्टिव पॉलिटिक्स नहीं करेंगे। अगली बात जो है वो ज़्यादा अहम है कि इसी बात से जुड़ी कि मौलाना फजलुर रहमान जो है, उन्होंने प्रेस कॉन्फ्रेंस की जिसमें आप मौजूद थे, और उन्होंने नवाज शरीफ साहब को कहा कि जी आप मेरे साथ आके बैठ जाए, अपोजिशन में बैठे। तो ये बताएं मौलाना फजलुर रहमान की प्रेस कॉन्फ्रेंस के एक तो पहले 3, 4, 5 चीज़ा पॉइंट बताएं, और आखिरी बात बताएं जो आपको अट्रैक्ट की, और फिर हम कहानी ख़त्म करेंगे। देखें, मैं कल रात जो प्रेस कॉन्फ्रेंस हुई थी जिसमें शहबाज शरीफ थे, आसिफ जरदारी थे, मैं उस प्रेस कॉन्फ्रेंस के अंदर भी मौजूद था। मेरी असाइनमेंट नहीं थी, लेकिन मैं गया था, एक हिस्टोरिक मूवमेंट थी। बल्कि मैंने वहाँ जरदारी साहब से पूछा भी कि आप, जिस तरह बिलावल साहब ने खदशात का इजहार किया था, कुछ दूसरे लीडर्स के मैं तो बयानात आए थे, तो मैंने उनसे पूछा भी, मैंने कहा जी जरदारी साहब आप क्या समझते हैं कि इलेक्शन शफाफ थे, इनमें कोई रिगिंग वगैरह तो नहीं? तो उन्होंने कहा जी बिल्कुल नहीं हुई, अगर रिगिंग होती तो मैं इधर बैठा होता। तो कम अज़ कम पीपल्स पार्टी ऑन द रिकॉर्ड ये बात कह रही है कि इलेक्शन मुनसिफाना थे। तो आज जिस प्रेस कॉन्फ्रेंस में का आप जिक्र कर रहे हैं वो तो बड़ी ही, इलेक्शन के बाद मेरा ख्याल है सबसे तगड़ी प्रेस कॉन्फ्रेंस जो थी वो ये थी। 2 दिन का मजलिस आमला का इजलास था JUI का, और उसके बाद जो बयान पड़ा मौलाना, तो उनका ये मेरी नहीं, ये मेरी मजलिस आमला की पूरी की राय है, हम सब की राय है, ये मेरी अकेले की राय नहीं है। तो उन्होंने जो है वो बड़ा सख्त चार्जशीट किया एस्टेब्लिशमेंट को, और उन्होंने कहा कि जो इलेक्शन थे वो बुरी तरह से रिग्ड थे और हम इनके नताइज को मुस्तरद करते हैं।
उन्होंने तहरीक चलाने, उन्होंने कहा हम अंडर प्रोटेस्ट असम्बलियों के अंदर जा रहे हैं, हम तहरीक चलाएंगे। उन्होंने ये बात भी की कि हम मजलिस आमला का ये सवाल मजलिस अमूमी के सामने रखेंगे और चारों सूबाई शूरा के सामने रखेंगे कि क्या JUI को पार्लिमानी सियासत में से निकल आना चाहिए और हमारी सियासत में जो इस्टेब्लिशमेंट का किरदार है उसके ख़िलाफ़ अवामी कोई तहरीक चलानी चाहिए। और उसके बाद उन्होंने ये भी कहा कि मैं मियां नवाज़ शरीफ को दावत देता हूँ कि वो आएँ और हमारे साथ अपोजिशन के बेंचेस के ऊपर बैठें, ये इलेक्शन रिग्ड थे। और उन्होंने कहा कि पूरी इस जो रिगिंग हुई है इसका ज़िम्मेदार जो है वो इस्टेब्लिशमेंट है। अगर इस्टेब्लिशमेंट हमारे साथ सियासत करेगी तो हम भी इस्टेब्लिशमेंट के साथ सियासत करेंगे। अगर इस्टेब्लिशमेंट सियासत में किरदार ख़त्म करे तो हमारे सर आंखों पे, लेकिन उनका सियासी किरदार जो है वो हमें कबूल नहीं होगा। ये आज प्रेस कॉन्फ्रेंस इंतहाई धुआंधार प्रेस कॉन्फ्रेंस जो उन्होंने की, उसके बाद जब उनसे सवाल किया गया कि एक ऐसे वक्त में, मैंने उनसे पूछा कि जब आपके ऊपर अटैक हो रहे हैं और आप इलेक्शन के लिए मुहिम नहीं चला सके तो आप अवामी जो है वो एक मुहिम कैसे चलाएंगे लोगों के अंदर। तो उनका ये कहना था कि अभी इस मामले को हम सूबाई शूरा और उसके सामने जब रखेंगे तो उसमें कुछ वक्त लगेगा, लेकिन हम इन एंगल्स पे सोच रहे हैं कि अगर पार्लिमानी तर्ज सियासत में हमारा रास्ता रोका जाएगा तो फिर हम दूसरे रास्तों के ऊपर ज़रूर गौर करेंगे। अच्छा, वैसे मैं अगेन मुख्तसर बात करूँगा कि मौलाना फजल रहमान तो आज ये कहते हैं ना कि जी इस्टेब्लिशमेंट का सियासत में अगर रोल है उसे कबूल नहीं करेंगे। नवंबर दिसंबर 2020, बल्कि अक्टूबर 2020, एग्जैक्टली अक्टूबर 2020, आपको याद है मौलाना फजल रहमान एक धरना लेके आए थे इस्लामाबाद में, इमरान खान साहब की हुकूमत थी। तो मेरी मौलाना फजल रहमान से उस धरने से पहले, ये नवंबर में आए थे, मैं अक्टूबर में इनसे मिला था, यहाँ पर इनके घर पे मिला था और बड़ी मुलाकात हुई थी हमारी, काफ़ी देर हम बैठे रहे थे। तो मैंने मौलाना साहब से उस मीटिंग में पूछा था कि मैंने मौलाना साहब आप ये बताएं कि क्या पाकिस्तान में इस्टेब्लिशमेंट का रोल है वो ख़त्म होगा या नहीं होगा, क्या सोचते हैं कि ये ख़त्म होना चाहिए या नहीं। तो मौलाना साहब ने बड़े मुस्करा के तहम्मुल के साथ कहा था कि देखें जी, हमें इसी तरतीब में काम करना पड़ेगा, इनका रोल कभी ख़त्म नहीं होगा। तो मौलाना साहब ठीक है, आज ये बयान दे रहे हैं, अच्छी बात है, लेकिन मौलाना साहब दिल से बिलीव करते हैं कि इस्टेब्लिशमेंट का रोल ऐसा ही रहेगा। तो बाकी सारी बातें कि जब आप जीत जाएं तो कोई इस्टेब्लिशमेंट का रोल नहीं है, इस्टेब्लिशमेंट अच्छी है। जब आप हार जाएं, मैं ये नहीं कह रहा हूँ कि मौलाना साहब ठीक आ रहे हैं या गलत आ रहे हैं, रिगिंग हुई होगी, अगर वो कह रहे हैं तो मुझे नहीं पता। तो मेरे ख्याल में ऐसी बात है। अब सूरत हाल ये है कि मौलाना साहब की जो जमात है उसकी रिप्रेजेंटेशन ना होने के बराबर होगी पार्लियामेंट की। तो लेट्स सी कि क्या होता है। कोई आप, मेरा ख्याल है मौलाना साहब की क्योंकि 4 सीटें हैं तो ना होने के बराबर है ना। मौलाना साहब 4 सीटों से भी बड़ा काम चला लेते हैं। ये तो मैं नहीं मानता कि मौलाना ने 6 सीटों से भी बड़े बड़े काम निकाले हुए हैं। मौलाना पार्लिमानी सियासत के बहुत ज़ीरक और समझदार खिलाड़ी हैं और मेरा ख्याल है कि उनके ये जो बयानात हैं इससे भी पार्लिमान में उनकी स्पेस बढ़ेगी। और गो के वो कह रहे हैं कि मैं हुकूमत में नहीं बैठूंगा और मैं, इसमें कोई ऑप्शन ही नहीं है कि मैं हुकूमत में बैठूं, बेशक मेरे पास कोई आए भी तो ये ऑप्शन नहीं है। उन्होंने ये भी कहा कि उनसे कहा गया कि बाद में कोई इसी मुलाकात के बाद, लेकिन बलूचिस्तान हुकूमत में आपको पता है तीसरी बड़ी जमात जो है वो JUIF है, बलूचिस्तान हुकूमत का भी हिस्सा होंगे। और आखिरी बात ये भी बताऊँ, मरकज़ी हुकूमत में भी वो उनके नॉमिनीज़ या मुख्तलिफ कंपनियों के अदारों के वो इंडिपेंडेंट अदारों के सरबराह होंगे या कोई एडवाइज़र भी लग जाएंगे। मौलाना साहब पोज ये करेंगे कि वो अपोजिशन में है लेकिन होंगे वो हुकूमत में। ये मौलाना साहब का पैटर्न रहा है। चलिए देखते हैं मौलाना साहब इस दफ़ा क्या पैटर्न इख्तियार करते हैं। चलिए आसिफ, बहुत शुक्रिया। नाज़रीन, आपने प्रोग्राम देखा। अगर आपने कोई मालूमात हमसे शेयर करनी है तो ज़रूर शेयर करें talkshock777@gmail.com पर। और अगर आपने इस प्रोग्राम के बारे में अच्छी या बुरी राय देनी है तो उसका इजहार भी कमेंट बॉक्स में ज़रूर कीजिए।